हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का शिखर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जेट 2021 में पूछे गए कृषि विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है चावल का खेरा रोग, धान का खेरा रोग जिसकी खोज किसने की थी? खेरा डिजीज ऑफ राइस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसकी खोज की थी वाई.एल. नेने ने। धान के खेरा रोग को डिस्कवर किया था वाई.एल. नेने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अपना अगला क्वेश्चन है गेहूं में FIRB मेथड, गेहूं का FIRB विधि की बीज दर क्या होती है? अगर बात करते हैं सामान्य गेहूं की बीज दर, अगर बात करें गेहूं की सामान्य बीज दर तो कितनी रखी जाती है? 100 किलोग्राम। कितनी बीज दर रखी जाती है? 100 किलोग्राम। अगर बात करते हैं FIRB मेथड से, बात करते हैं FIRB मेथड से, तो FIRB मेथड में बीज दर की बचत होती है कितने परसेंट? 25% कम बीज दर रखी जाती है। तो बीज दर कितनी होगी? 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट इन FIRB मेथड ऑफ वीट तो कितनी होगी? 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला अपना प्रश्न है बाजरा का परीक्षण भार, टेस्ट वेट ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट या बाजरा, टेस्ट वेट ऑफ पर्ल मिलेट। तो पर्ल मिलेट का जो टेस्ट वेट है आपको बता दूं, एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स। पहले बात करें टेस्ट वेट कहेंगे किसे? तो टेस्ट वेट कहते हैं किसी भी 1000 दानों का वजन, अगर 1000 सीड का वजन देखें तो उसे कहेंगे टेस्ट वेट। अगर बात करते हैं 100 बीजों का भार या 100 सीड्स का जो वेट होता है उसे कहेंगे सीड इंडेक्स। पूछा गया है टेस्ट वेट, तो टेस्ट वेट कहेंगे 1000 सीड का वजन। तो 1000 सीड के वजन की बात करें बाजरा में, तो बाजरा में 1000 दानों का वजन होता है 5 ग्राम। कितना रहेगा? 5 ग्राम। तो अपना ऑप्शन रहेगा थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपना अगला क्वेश्चन है अरहर की कम अवधि वाली किस्में। पूछा गया है विच वेराइटी इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अरहर, विच वेराइटी इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अरहर। तो अरहर की पहली किस्म देखते हैं हम प्रभात, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन किस्म है। ICPL 151, तो ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन किस्म है। फिर है UPS 120, उपास 120, तो ये भी कौन सी है? शॉर्ट ड्यूरेशन वाली किस्म है। तो अगर अरहर की पूछी जाती है तो अरहर की तीनों ही ये किस्में कौन सी है? शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ऑप्शन होगा फोर्थ राइट अपना। अगले पांचवें क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाएं, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं आइसोबार। अगर आइसोबार की बात करें तो समान वायुदाब, समान वायुदाब को मिलाने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं आइसोबार। सेकंड ऑप्शन अपना समान आइसोहाइट, तो समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहाइट। इंग्लिश देखते हैं लाइन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे? आइसोहाइट। क्या कहेंगे? आइसोहाइट। सेकंड अपना ऑप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अपना अगला क्वेश्चन है कोलियोप्टाइल लेंथ, कोलियोप्टाइल लेंथ पूछी गई है सेंटीमीटर में ऑफ मैक्सिकन व्हीट, मैक्सिकन बोने गेहूं की, जो मैक्सिकन बोने गेहूं की जो कोलियोप्टाइल लंबाई पूछी गई है, और कोलियोप्टाइल लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। कोलियोप्टाइल लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इक्रिसेट इज ए, इक्रिसेट क्या है? हम ऐसे सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। इक्रिसेट, सबसे पहले बात करें आई, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट
ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये कहां स्थित है? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सा राज्य में है? तेलंगाना में। हम बात कर रहे थे इक्रिसेट क्या है, तो अपना फर्स्ट होता है राष्ट्रीय संगठन। हमने यहां देखा ये संगठन कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय। तो दूसरा कौन सा होगा? राज्य संगठन, ये भी नहीं है। थर्ड होगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में पहला अंतरराष्ट्रीय और आखिरी अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों की अनुसंधान या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की बात करते हैं तो इंडिया में एकमात्र संस्थान है इक्रिसेट, जो कहां स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो ये कौन सा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन अपना थर्ड राइट होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ, अगला क्वेश्चन है लेथाइरस में BOAA, लेथाइरस में BOAA की सुरक्षित सीमा क्या है? तो लेथाइरस में BOAA की सुरक्षित सीमा रहेगी 0.2 से लेस देन 0.2%। द सेफ लिमिट ऑफ BOAA इन लेथाइरस तो कितनी रहेगी? 0.2 से बिलो रहेगी। अपना अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक मोट का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मोट उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट मोट मिन इन इंडिया। तो सबसे पहले और सबसे लास्ट अगर बात करते हैं तो इंडिया में राजस्थान का मोट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। राजस्थान का प्रथम स्थान है किसमें? मोट उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अपना अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया जैविक खेती। आधुनिक जैविक कृषि, आधुनिक जैविक कृषि के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आधुनिक जैविक कृषि के जनक कहा जाता है। तो आधुनिक जैविक खेती के जनक कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन अपना ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से पूछा गया। ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOAM, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब हुई थी? When was established the International Federation of Organic Agriculture Movements? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972, 1972 में। याद रखना 1972 में ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट स्थापना हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड है जयपुर और चौथा है भरतपुर। तो अपना जो राइट आंसर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र तो कहां स्थित है? गाजियाबाद, यूपी में। कहां स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, पूछा गया है कौन सी फसल या कौन सा पौधा जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है? पहले बात तो सुसुप्ता कहेंगे किसे? सुसुप्ता। सुसुप्ता कहते हैं किसी भी कारण से बीज का अंकुरित नहीं होना, किसी भी कारण से बीज का अंकुरित नहीं होना। और ये सुसुप्ता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की लिखा हुआ है यहां, तीनों प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहले बात करते हैं फर्स्ट कौन सी होती है? पहला प्रकार है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है बलकृत। तीसरा है बलकृत। तीनों प्रकार की जो सुसुप्ता अवस्था है वो किसमें पाई जाती है? वाइल्ड ओएट, जंगली जई में, जंगली जई। विच क्रॉप और प्लांट सो ऑल 3 टाइप ऑफ डोरमेंसी। तो राइट ऑप्शन होगा अपना वाइल्ड ओएट, जंगली जई। नेक्स्ट अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है अवांछित परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को कहते हैं अवांछित
परेशानी या मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवारों को कहा जाता है अनडिजायरेबल, ट्रबलसम एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिनका कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो, उन खरपतवारों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उन खरपतवारों को कहा जाता है विषैले खरपतवार, नॉक्सियस वीड। क्या कहा जाता है? नॉक्सियस वीड। वे खरपतवार जो अनडिजायरेबल है, ट्रबलसम परेशानी उत्पन्न करते हैं, और जिनका डिफिकल्ट कंट्रोल करना भी क्या है? हानिकारक है या हार्ड पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? नॉक्सियस वीड। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्तमान समय में आइसोप्रोटोन, सबसे पहले बात आइसोप्रोटोन यूज कहां करते हैं? ये क्या है? आइसोप्रोटोन खरपतवार नाशी, जिनसे खरपतवारों का नियंत्रण किया था। आइसोप्रोटोन उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। किसमें? गेहूं में, या कह सकते हैं गेहूं में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आइसोप्रोटोन का। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में आइसोप्रोटोन की जगह किसने ली है? तो किसने लिया? सल्फोसल्फ्यूरोन। यहाँ सल्फोसल्फ्यूरोन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ कौन सा होगा? मेड सल्फ्यूरोन। विच वीडिसाइड, कौन सा खरपतवार करंटली यूज्ड इन प्लेस ऑफ आइसोप्रोटोन, तो कौन सा रहेगा? मेड सल्फ्यूरोन। अगर इसकी जगह होगा सल्फोसल्फ्यूरोन, तो आता कौन सा? सल्फोसल्फ्यूरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपना अगला क्वेश्चन है, सजावटी साइट्रस प्रजाति का पौधा कौन सा है? सजावटी साइट्रस प्रजाति, साइट्रस जैसे नींबू वर्गीय फल है, इनमें सजावटी पौधा कौन सा है? विच इज ऑर्नामेंटल सिट्रस स्पीसीज, ऑर्नामेंटल सिट्रस स्पीसीज। तो सिट्रस देखना, फर्स्ट ऑप्शन उमेला, मैंडरिन, हजारा और लेमन। पहला है प्यूमेला, मैंडरिन, हजारा और लेमन, तो अपना सही उत्तर होगा हजारा। हजारा है सजावटी साइट्रस प्रजाति का पौधा है। सजावटी साइट्रस प्रजाति का पौधा कौन सा है? हजारा, याद रखना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर, मैंडरिन का वानस्पतिक नाम है? मैंडरिन संतरा, बोटनिकल नेम ऑफ मैंडरिन सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस लेमेंसिया और सिट्रस पैराडिसी। इसमें ध्यान रखना, मैंडरिन जो संतरा है, मैंडरिन स्वीट ऑरेंज संतरा है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिट्रस रेटिकुलाटा। याद रखना, सिट्रस या साइट्रस रेटिकुलाटा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्री पाया जाता है? निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्री? डायोसियस, डायोसियस जो सेक्स फॉर्म पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? तो ध्यान रखना, पपाया, पपीता, पपीता में कौन सा है? डायोसियस। पपीता एक लिंगाश्री पौधा है, एक लिंगाश्री। निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्री पाया जाता है? तो कौन सा है? डायोसियस, पपाया, पपीता। अपना नेक्स्ट, आम की बीज रहित किस्म, यहाँ किस्म पूछी गई है आम की, तो ध्यान रखना आम की बीज रहित किस्म कौन से? पहला ऑप्शन है यहाँ आम्रपाली, नहीं। दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तो ध्यान रखना आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु। आम की बीज रहित कौन सी किस्म है? सिंधु। नेक्स्ट किस्म की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली केले की किस्म है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले केले की किस्म, बनाना वैरायटी सो हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक जो उपज देने वाली किस्म है, तो वो कौन सी है? ड्वार्फ कैवेंडिश। कौन सी किस्म है? ड्वार्फ कैवेंडिश, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आम की अंबिका किस्म किन दो प्रजातियों का संकरण है? अंबिका, ध्यान रखना, अंबिका इन हाइब्रिड वैरायटी। अंबिका एक हाइब्रिड किस्म है जो मैंगो की है, और जो किसका क्रॉस है? किन दो किस्मों के बीच में संकरण कराने से अंबिका किस्म की विकसित हुई है, विकास हुआ है? तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन है आम्रपाली और CISS M5, दूसरा है आम्रपाली और जनार्दन प्रसाद। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? आम्रपाली और जनार्दन प्रसाद। जो अंबिका किस्म है, जो आम्रपाली और जनार्दन प्रसाद के संकरण से तैयार की गई है, जो संकरीय किस्म है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, अमरूद का वानस्पतिक नाम है?
बॉटनिकल नेम ऑफ गवावा, बॉटनिकल नेम ऑफ गवावा। फर्स्ट ऑप्शन देखो वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस विनिफेरा वैज्ञानिक नाम किसका है? अंगूर का, इसका कुल है वाइटेसी। नेक्स्ट है सीडियम गवाजावा, तो ये किसका है? अमरूद का, तो अपना सेकंड ऑप्शन सही होगा सीडियम गवाजावा, सीडियम गवाजावा। बॉटनिकल नेम ऑफ गवावा तो कौन सा होगा? सीडियम गवाजावा। थर्ड देख सकते हैं अनानास को, तो ये किसका है? पाइनएप्पल अनानास का। और फोर्थ है प्रूनिका ग्रैंडम, तो ये किसका नाम रहेगा? अनार का। हमें पूछा था अमरूद का, तो अमरूद का कौन सा है? सीडियम गवाजावा, सीडियम गवाजावा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना वर्षा उपहार किसकी किस्म है? वर्षा उपहार, वर्षा उपहार इज ए वेराइटी ऑफ, वर्षा उपहार इज ए वेराइटी ऑफ, तो किसकी वेराइटी है ये? फर्स्ट ऑप्शन अपना क्लियर होगा भिंडी की। किसकी किस्म है ये? भिंडी की, ओकरा, ओकरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मूली की बीज दर है सीड रेट ऑफ रेडिस, सीड रेट ऑफ रेडिस, मूली की बीज दर, ध्यान रखना। एक पूछा थी गाजर की और दूसरी पूछा थी है मूली की। मूली की बीज दर है 10 से 12 किलोग्राम, मूली की बीज दर कितनी? 10 से 12 किलोग्राम, और गाजर की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम। 5 से 6 किलोग्राम, गाजर की बीज दर हमेशा 5 से 6 किलोग्राम, इसकी जस्ट डबल होती है किसकी? मूली की 10 से 12 किलोग्राम। तो यहां अपने जो ऑप्शन सही रहेगा वो ध्यान रखना कौन सा रहेगा? 3 से 5 किलोग्राम नहीं रहेगा, 5 से 7 किलोग्राम। ये ऑप्शन किसके लिए सही माना जाएगा? गाजर के लिए। और तीसरा है 9 से 12 किलोग्राम। तो जो सीड रेट ऑफ रेडिस है तो वो कितनी रहेगी? 9 to 12 केजी प्रति हेक्टेयर, 9 से 12 किलोग्राम। अपना अगला प्रश्न है 25, अंगूर की प्रवर्धन, अंगूर की प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अमरूद, ग्रेप्स प्रोपगेटेड थ्रू, ग्रेप्स का जो प्रवर्धन होता है किसके थ्रू किया जाता है? तो ध्यान रखना कटिंग या कलम, तो अपना थर्ड ऑप्शन सही रहेगा कटिंग या कलम। अगर कलम में पूछे तो कौन सी है? हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, कठोर काष्ठ कलम। अंगूर का जो प्रवर्धन कहता है वो किससे कहता है? कठोर काष्ठ कलम। और अगर बात करें अनार की तो अनार में प्रवर्धन किससे होता है? कठोर काष्ठ कलम से। अगर पूछ ले इनार्चिंग तो आम में जो प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी है? इनार्चिंग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फूल गोभी में ब्राउनिंग, ब्राउनिंग का मतलब होता है भूरापन, भूरापन। फूल गोभी के जो फूल होते हैं वो भूरे रंग के हो जाते हैं। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, किसकी कमी से होता है? तो ध्यान रखना ब्राउनिंग रोग होता है जो बोरोन की डिफिशियंसी, बोरोन की कमी से ब्राउनिंग रोग होता है। किससे? बोरोन की कमी से। अगर ये नहीं पूछ के पूछ ले बटनिंग रोग, ध्यान रखना बटनिंग रोग, फूल गोभी में बटनिंग रोग किसके होता है? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान रखना बटनिंग रोग होता है किससे? नाइट्रोजन से। और जो ब्राउनिंग है वो किससे होता है? बोरोन से। अगला प्रश्न अपना कंद या बल्ब, कंद या बल्ब के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान है इष्टतम, इष्टतम। कंद या बल्ब के विकास के लिए उपयुक्त या इष्टतम तापमान है तो ध्यान रखना कितना है? 18 से 20। अपने ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द बल्ब डेवलपमेंट, बल्ब डेवलपमेंट कंद के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? 15 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है केले का खाद्य हिस्सा जो खाए जाने वाला भाग है, एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, केले का खाया जाने वाला जो भाग है उसे क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना केले का जो खाया जाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है? मीजोकार्प। क्या कहलाता है? मीजोकार्प। मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, केले में जो खाया जाता है वो है मध्य फल भित्ति। जो बाहर का हिस्सा नहीं खाया जाता उसे कहते हैं पेरिकार्प। बाह्य फल भित्ति जो नहीं खाया जाता है, तो खाया जाने वाला भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति।
अनार की रोपण दूरी क्या है? प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ पोमग्रेनेट, अनार में रोपण दूरी रखी जाती है, अनार में रोपण दूरी 5 × 5 मीटर। दो पौधों के मध्य, दो प्लांट्स के बीच में जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है कितने मीटर? 5 मीटर। तो ध्यान रखना ऑप्शन कौन सा होगा अपना? फोर्थ राइट होगा, 5 × 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है ओलियोरेजिन किससे प्राप्त? ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है? ओलियोरेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टोमेटो, नहीं। ऑनियन, नहीं। जिंजर, अदरक से भी नहीं प्राप्त होता। किससे प्राप्त है? चिल्ली, मिर्च। ओलियोरेजिन कहां से प्राप्त होता है? चिल्ली से, मिर्च से। ध्यान रखना ओलियोरेजिन किससे प्राप्त है? चिल्ली या मिर्च से, कैप्सिकम। अगला है किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? किस जानवर के या किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? यह प्रश्न पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में। उस समय बीकानेर यूनिवर्सिटी ने जो पेपर करवाया था उसमें उन्होंने आंसर माना था भैंस। सामान्य सभी यही मानते हैं कि ये सर्वाधिक जो वसा पड़ जाती है वो पाई जाती है किसमें? भेड़ में। तो पिछली बार यूनिवर्सिटी ने उसको क्या माना था? भैंस। हो सकता है इस बार भी क्या माने? भैंस। और राइट आंसर अपना क्या रहेगा? भैंस रहेगा, याद रखना। विच एनिमल मिल्क हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट, किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो बफेलो, भैंस के दूध में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन में भारत में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश। भारत में अंडा उत्पादन में पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र एनआरसी ऑन केमल, वेयर इज एनआरसी ऑन केमल? नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां है? जोरबीर, बीकानेर। जोरबीर, बीकानेर। फर्स्ट ऑप्शन जैसलमेर नहीं होगा, जोधपुर नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बीकानेर। और इतना ध्यान रखना विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट, विश्व का एकमात्र सफेद ऊंट कहां पाया जाता है? जोरबीर, बीकानेर में स्थित है। ध्यान रखना बीकानेर। अगला क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च स्थान रखता है? कौन से बंदरगाह पर जो मत्स्य उत्पादन है, जो मत्स्य है वो सर्वाधिक रहता है या सर्वोच्च है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट रैंक हाईएस्ट इन फिशरीज, जो मत्स्य के लिए जो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि, केरला। मत्स्य के लिए जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कोच्चि, केरला। याद रखना मत्स्य उत्पादन के लिए जो बंदरगाह प्रसिद्ध है वो कौन सा है? कोच्चि, केरला। थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा अपना। नेक्स्ट है 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन इनहिबिटिंग द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ पेडी, डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ पेडी स्ट्रो, जो धान का एक्सट्रैक्ट बचता है, जो धान का भूसा है, स्ट्रो धान का भूसा है, धान में पुआल, पुआल कहेंगे भूसे को, जो एक्स्ट्रा मेटेरियल बचता है, पाचकता को बाधित करने के लिए निम्न में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है लिग्निन, दूसरा है सिलिका, थर्ड है हेमिसेलुलोज और चौथा है ऑक्जिलेट। तो याद रखना धान का जो पुआल है, जो एक्स्ट्रा है, उसको जो पाचकता को बाधित करने के लिए निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना सिलिका। कौन सा है? सिलिका पाचकता को बाधित करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 36 नंबर में रुमेन। ध्यान रखना रुमेन जो पशु के जो पेट का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे कहा जाता है रुमेन। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रुमेन। रुमेन में अमोनिया और कुल बीएफए, अमोनिया और बीएफए का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक है? ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड टोटल बीएफए वोलाइट फैटी एसिड
जो अम्ल है इज इन रुमेन हाईएस्ट फॉर, कौन से पशु के जो रुमेन में है सर्वाधिक अमोनिया और वोलेट फैटी एसिड जो संग्रहित करने संकेंद्रण के लिए हाइस्ट है, तो किसके में होता है? सीप, भेड़, जिसे कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम, अजायब घर, परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है। और अमोनिया और कुल वीएफए का संकेंद्रण किसमें होता है? भेड़ में। और भेड़ में कौन से पार्ट में? जो पेट का भाग है, रुमेन जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है वहां। नेक्स्ट 37, गायों और घोड़ों में विटामिन ए, आपने पढ़ा होगा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी जो रात को दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से सबसे प्रारंभिक लक्षण है। गाय और घोड़े में जो विटामिन ए की कमी का सबसे जो प्राचीन लक्षण है, जो पहला प्रारंभिक लक्षण है वो कौन सा है? रतौंधी, रात्रि का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस जो रात को दिखाई नहीं देता, ये प्रारंभिक अवस्था है। जो प्रारंभिक लक्षण है वो तो कौन सा है? रतौंधी। और जो लास्ट है अंतिम लक्षण है जो कौन सा है? यूरोथीमिया, जिसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान रखना, गायों और घोड़ों में विटामिन की कमी होने पर कौन सा लक्षण सबसे पहले प्रकट होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग। अपना अगला क्वेश्चन है, सामान्य दूध वसा के रखरखाव के लिए कुल राशन में एनडीएफ कितने प्रतिशत? एनडीएफ महत्वपूर्ण है। एनडीएफ न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर इन टोटल राशन इन क्रिटिकल फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मिल्क फैट। सामान्य जो दूध वसा है उसके रखरखाव के लिए कुल राशन में कितने प्रतिशत एनडीएफ महत्वपूर्ण है? कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो ध्यान रखना 36%, 36% इंपॉर्टेंट है। 36% क्या होना चाहिए? एनडीएफ का प्रतिशत होना चाहिए। अगला अपना प्रश्न है 39, सेकंड लास्ट, यदि अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री, सीपी क्रूड प्रोटीन, यूरिया सामग्री से ऊपर है, जो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती, अगर किसी में भी सीपी क्रूड प्रोटीन कितने परसेंट होना चाहिए तब यूरिया की सिफारिश नहीं की जाती? यूरिया सप्लीमेंट इज नॉट रिकमेंडेड, यूरिया की सप्लीमेंट की रिकमेंडेड आवश्यकता नहीं की जाती है, रिकमेंड नहीं कहता। इफ यदि सीपी कंटेंट, क्रूड प्रोटीन कंटेंट, रुमिनेंट डाइट, अगर पशुओं की डाइट में शामिल हो तो कितना परसेंट शामिल होना चाहिए? तो ध्यान रखना, अगर पशुओं की डाइट में 25% क्रूड प्रोटीन शामिल है, 25% से अधिक क्रूड प्रोटीन शामिल है तो यूरिया की सिफारिश नहीं की जाती। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इजी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई कहां स्थित है? करनाल, हरियाणा। एनडीआरआई कहां स्थित है? करनाल, हरियाणा। इसी के साथ अपना एग्रीकल्चर का जो जेट 2021 का पेपर है वो पूरा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे 2020, 19 आगे वाले पेपरों के भी सॉल्यूशन लेके आएंगे जल्दी। ठीक है दोस्तों।